अस्सलाम वालेकुम। पैगी को तेज बुखार और पेट में दर्द था। मिसेस बेनक्रॉफ्ट जानती थीं कि ये अपेंडिक्स का दर्द है, लेकिन इस वक्त वहाँ ऐसा कोई नहीं था जिसे वो डॉक्टर को बुलाने के लिए भेज सकती। जेम्स अपने दोस्त से मिलने दूसरे शहर गया हुआ था। घर में बावर्ची मौजूद था, मगर वो उस वक्त रात के खाने के इंतज़ाम में मसरूफ़ था और काम अधूरा छोड़कर जा नहीं सकता था। बाकी वहाँ बच जाती थी सिर्फ मिस क्रेग। मिस क्रेग गवर्नेंस थी। मिसेस बेनक्रॉफ्ट ने उसे बुला भेजा। जैसे ही गवर्नेंस उसके बुलाने पर कमरे में दाखिल हुई, वो कहने लगी, देखो पैगी बहुत बीमार है। मिस क्रेग झुककर पैगी को देखने लगी। इसको तो डॉक्टर की ज़रूरत है, हमें फ़ौरन किसी डॉक्टर को बुलाना होगा। यही तो मसला है मिस क्रेग, मिसेस बेनक्रॉफ्ट ने परेशान लहजे में कहा। करीब तरीन इस वक्त कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। मैंने सुना है कि मिसेस टेप्ट के फॉर्म पर एक डॉक्टर मेहमान आया हुआ है। वो लिवरपूल से आया है। मुझे उसके बारे में मज़ीद कुछ मालूम नहीं। उम्मीद है कि वो पैगी का इलाज कर सकेगा। मैं उसकी पूरी फीस अदा करूंगी। अगर ऐसा है तो फिर हमें जल्दी करना पड़ेगी, गवर्नेंस बोली। लेकिन सवाल यह है कि उस डॉक्टर को इस वक्त बुलाकर कौन लाएगा। मेरा ख्याल है तुम्हें मिसेस टेप्ट के फॉर्म पर जाने में कोई एतराज़ ना होगा। मिसेस बेनक्रॉफ्ट ने गहरी नज़र से मिस क्रेग की तरफ देखते हुए कहा। ये बात सुनते ही मिस क्रेग एक लम्हे के लिए घबरा गई। शाम का अंधेरा फैल रहा था और तन्हा इतना दूर जाना उसके लिए मुश्किल था। चली तो जाऊं, मगर मुझे रास्ता मालूम नहीं। लेकिन हमें ये करना होगा मिस क्रेग। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ, गवर्नेंस मिस क्रेग ने मरे हुए लहजे में जवाब दिया। मिसेस बेनक्रॉफ्ट उसे रास्ता समझाने लगी। बंजर पहाड़ी के पार सड़क पर 2 मील का फासला तय करने के बाद एक चौक आ जाएगा। वहां से बाएं मुड़ जाना। ये कच्चा रास्ता है जो देवदार के एक छोटे से जंगल तक जाता है। वहां से एक रास्ता नीचे वादी में उतरता है। मिसेस टेप्ट का फॉर्म उसी वादी में है। जी बेहतर, मैं अभी जाती हूँ और डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ, मिस क्रेग कमरे से निकलते हुए बोली। और कुत्ते को अपने साथ ले जाना। मुझे उम्मीद है कि कुत्ता साथ होगा तो तुम डरोगी नहीं। कमरे से निकलकर मिस क्रेग सीधी बावर्ची खाने पहुंची, जहां बावर्ची खाना पकाने में मसरूफ था। मिस क्रेग ने अपने गीले जूते खुश्क करने के लिए बावर्ची खाने में चूल्हे के पास रखे हुए थे। उसे देखते ही बावर्ची कहने लगा, मेरा नहीं ख्याल कि मालकन दुरुस्त कर रही हैं। रात के इस वक्त तुम्हें बंजर पहाड़ी के पार भेजना खतरनाक हो सकता है, पर उनकी बेटी पैगी की तबीयत खराब है, इसलिए वो परेशान है। पैगी के इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाना जरूरी है, पर मैं समझता हूँ कि बच्चों को ऐसी तकलीफ हो ही जाती हैं। थोड़ा आराम करने से तबीयत संभल जाएगी। मालकन तो खौमखा परेशान हो रही हैं और परेशान हमें भी कर रही हैं। पर मैं नहीं समझती ना कि इसमें डरने की कोई बात है, मिस क्रेग ने अपने जूते बांधते हुए कहा। लोग कहते हैं कि बंजर पहाड़ी पर भूत रहते हैं। ओहो बावर्ची, जब तक आप खुद भूतों पर यकीन ना करें, भूत आपको नहीं डरा सकते। ऐसी बातें सिर्फ वही कर सकता है जिसने भूतों का कभी सामना ना किया हो, बावर्ची ने मुंह बनाते हुए बोला। तो क्या तुमने कभी भूत देखे हैं? मिस क्रेग ने गहरी नजर से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। देखे तो नहीं, लेकिन उनके बारे में सुना जरूर है। तो फिर तुम क्यों डर रहे हो भाई? मिस क्रेग ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी बात सुनकर अंदर से डर जरूर गई थी। भूतों से भला कौन नहीं डरता, खसूसन जब वक्त भी रात का हो, रास्ता सुनसान हो। उसका दिल धड़क रहा था। उन भूतों की कहानियां उसने भी सुनी थी, लेकिन दूसरे बहुत से लोगों की तरह उसका भी ख्याल था कि ये महज अफसाने हैं, किस्से कहानियां हैं। उसने सुन रखा था कि बंजर पहाड़ी के उस पार चौक के करीब कहीं एक खौफनाक कत्ल हुआ था। बस उसी को लेकर लोगों ने किस्से घड़ लिए और उसमें भूत शामिल करके लोगों के डरने का सामान पैदा कर दिया। मिस क्रेग जल्द ही तैयार हो गई, मगर अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। जब वो कुत्ते को साथ लेकर घर से बाहर निकली तो कुत्ता, जो कि फितरी तौर पर धीमे मिजाज का मालिक था, एकदम भड़क उठा। उसने फौरन अपनी दुम दबाई और घर के अंदर भाग गया। हालांकि वो मिस क्रेग से खासा मानूस था, मगर इस वक्त उसने गवर्नेंस की सीटी और पुकार पर भी कोई ध्यान न दिया। वो कहीं जाकर छुप गया। हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। इस वक्त मजीद ताखीर मुश्किल पैदा कर सकती थी। डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मिस क्रेग ने कुत्ते की मजीद तलाश तर्क की और तन्हा ही मिसेस टेप्ट के फॉर्म की तरफ चल पड़ी।
غنیمت تھا کہ بارش تیز نہیں ہوئی اور وہ بنجر پہاڑی پار کر کے چوک سے مڑی اور دیودار کے جنگل کو پار کر کے مسز ٹیپٹ کے فارم تک بخیریت پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کے اسے علم ہوا کہ مہمان ڈاکٹر تو ایک روز پہلے ہی لیورپول واپس جا چکا ہے۔ یہ خبر سن کر مس کریگ پریشان ہو گئی۔ اس کا یہاں آنا بے فائدہ ثابت ہوا تھا۔ بہرحال مسز ٹیپٹ نے اس کی اچھی آؤ بھگت کی، گرم دودھ کے کپ اور ٹرف کیک کے ساتھ اس کی خاطر تواضع کی۔ جب مس کریگ واپسی کے لیے اٹھی تو مسز ٹیپٹ نے اپنے چھوٹے بیٹے کو اس کے ساتھ بھیجا کہ وہ مس کریگ کو بنجر پہاڑی تک پہنچنے کا مختصر راستہ دکھا دے تاکہ وہ جلدی گھر پہنچ جائے اور اسے دیودار کے جنگل سے بھی نہ گزرنا پڑے۔ مسز ٹیپٹ کا بیٹا ایک خاموش طبع نوجوان تھا، لیکن اس کی موجودگی اطمینان بخش تھی۔ دیودار کے جنگل کے پہلو سے گزرتے ہوئے اس نے مس کریگ کو مختصر راستے تک پہنچایا اور خود واپس چلا گیا۔ مس کریگ تھکے ہارے انداز میں آگے بڑھی۔ اس وقت وہ پیگی کے متعلق سوچ رہی تھیں کہ ڈاکٹر کے نہ ملنے کی وجہ سے اس کی تکلیف کیسے دور ہوگی۔ بنجر پہاڑی کے بھوت تو اس کے دماغ سے تقریباً نکل ہی چکے تھے۔ اب وہ خوفزدہ بھی نہیں تھی۔ مس کریگ سر جھکائے تیزی سے اپنے راستے پر چل رہی تھی۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچ کر مسز بینکرافٹ کو ڈاکٹر کے نہ ملنے کی اطلاع دینا چاہتی تھی۔ اسی وقت اس نے اپنے عقب میں سے کسی انسان کے قدموں کی آواز سنی۔ چونک کر پیچھے دیکھا تو ایک انسان آتا نظر آیا۔ مس کریگ کو یہ دیکھ کر سکون ہوا کہ وہ اجنبی ایک پادری کے لباس میں تھا۔ قریب پہنچ کر اس نے اپنی ٹوپی کو چھوتے ہوئے مس کریگ کو سلام کیا اور بولا، میرا خیال ہے کہ ہم دونوں ایک ہی سمت میں جا رہے ہیں۔ مس کریگ نے کچھ بولنے کے بجائے اسبات میں سر ہلا دینے کو کافی سمجھا۔ وہ شخص دوبارہ بولا، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ دونوں کو سفر میں آسانی ہو جائے گی۔ مس کریگ نے مسکرا کر اسے اجازت دے دی۔ آگے بڑھتے ہوئے بولی، یہ رات بہت عجیب ہوتی ہے۔ بھوتوں کی کہانیوں کے خوف سے تو انسان کا آدھا خون ویسے ہی خشک ہوا جاتا ہے۔ میں آپ کی کیفیت کو سمجھ سکتا ہوں۔ خاص طور پر ایسی رات میں بھی پہلے ایسا ہی خوف محسوس کرتا تھا، کیونکہ مجھے اپنے کام سے اکثر رات کے وقت دور دراز علاقوں میں بھی جانا پڑتا تھا۔ راستے سنسان ہوتے تھے۔ ان راستوں پر دن کے وقت بھی سفر کرنے سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ تو کیا تمہارا کبھی کسی ایسی چیز سے واسطہ نہیں پڑا جس نے تمہیں خوفزدہ کیا ہو؟ میں یقین سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے 11 سال پہلے ایک تجربہ ہوا تھا جو مجھے آج تک یاد ہے، اور چونکہ لگتا ہے کہ اب آپ بالکل اسی ذہنی حالت میں ہیں جس میں اس وقت میں تھا، تو میں آپ کو وہ قصہ سناتا ہوں۔ اچھا، کیا ہوا تھا 11 سال پہلے؟ مس کریگ کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ پادری نے غور سے اس کی طرف دیکھا، کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، ستمبر کے مہینے کے آخری دن تھے۔ کچھ دور ایک گاؤں میں ایک بوڑھی خاتون کا انتقال ہو گیا۔ اس کے لواحقین نے اس کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے مجھے بلایا۔ دن بھر مصروف رہنے کے بعد جب میں گھر واپس آنے لگا تو رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور شفق کی لالی پھیل چکی تھی۔ ایک دو لوگوں نے مجھے اس وقت سفر کرنے سے منع کیا، مگر میں نے ان کی بات نہ مانی۔ میں جلد از جلد گھر واپس پہنچ کر آرام کرنا چاہتا تھا۔ گلابی آسمان پر سفید بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پھولوں کی پنکھڑیوں کی طرح بکھرے بہت پیارے لگ رہے تھے، مگر جلد ہی یہ سارا منظر بدل گیا۔ رات کی تاریکی پھیلنے کے ساتھ ہی آسمان کا رنگ بھی سیاہ ہو گیا، سوائے مغرب کے کونے کے جہاں ایک باریک دراڑ نے غروبی آفتاب کا آخری زعفرانی رنگ دکھایا۔ جیسے جیسے میں چل رہا تھا میری تھکاوٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ اب میں ایک بالکل سنسان علاقے سے گزر رہا تھا۔ مجھے جو دعائیں یاد تھیں وہ میں نے زیر لب دہرانا شروع کر دیں۔ اس کے باوجود میرے دل میں تاریکی کا خوف اپنی جگہ بنا رہا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کیوں ڈر رہا تھا۔ میرے چاروں طرف سنسان علاقہ تھا، کہیں کہیں چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں اور بکھرے ہوئے پتھر ایک عجیب ڈراؤنا ماحول بنا رہے تھے۔ میرے دماغ میں بار بار ایک ہی آواز گونج رہی تھی، واپس جاؤ، واپس جاؤ، لیکن میں اپنے دل کی آواز پر توجہ دیے بغیر آگے ہی آگے بڑھتا رہا۔ میں نے اپنے کوٹ کے بٹن اوپر تک بند کر لیے اور اگلے اتوار کے خطبے کے بارے میں سوچ کر اپنے خیالات کو بٹانے کی کوشش کی۔ میں اب مقدس کتاب کی آیات کو بلند آواز سے دہرا رہا تھا۔ اس وقت تک میں اس جگہ پہنچ چکا تھا جہاں اب ہم دونوں موجود ہیں۔ پھر وہ پادری ایک بڑے سے پتھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مس کریگ سے کہنے لگا، وہ پتھر دیکھو۔
ٹھیک उस पत्थर के पीछे से एक साया छलांग लगाकर निकला और मेरे सामने आ गया। मैं उसे देखकर ठिठक गया। तुम किस तरफ जा रही हो? उस साए ने पूछा। मुझे उसके बोलने और लहजे के अंदाज से मालूम हुआ कि वो शख्स अजनबी है और किसी दूसरे इलाके से आया है। साल के इस मौसम में बहुत से लोग जनूबी इलाकों से मकई के खेतों में काम करने के लिए यहाँ इस इलाके में आ जाते हैं, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा हैरत न हुई और मैंने उसे अपनी मंजिल बता दी। क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? तारीकी की वजह से उस आदमी का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी जिस्मानी हैयत बता रही थी कि वो सेहतमंद और मजबूत जिस्म का मालिक है। वो बताने लगा कि वो काफी दूर से सफर करके यहाँ पहुंचा है। उसके पास खाना था ना रकम, वो भूखा था। मुझे चांदी का एक सिक्का चाहिए। बिला आखिर उसने वो मुतालबा कर दिया जिसकी मुझे उससे तवक्का थी। इसके साथ ही उसने अपने लिबास से एक बड़ा सा चाकू निकाला और एक खौफनाक कड़कड़ाहट की आवाज के साथ उसे खोल लिया। चाकू की तेज धार अंधेरे में भी चमकती महसूस हुई। इतना कहते हुए पादरी के लहजे में खौफ की एक लहर महसूस हुई। फिर उसने सामने देखा जहां एक घर नजर आ रहा था। वो मिस क्रेग की तरफ देखते हुए पूछने लगा, क्या ये तुम्हारे घर की रोशनियां हैं? हाँ, मैं इसी घर में रहती हूँ, मिस क्रेग ने जवाब दिया। पादरी ने उसकी तरफ देखा और बोला, अभी मेरी कहानी का अहम हिस्सा बाकी है, बस थोड़ी देर और लगेगी। मैं जल्द ही अपनी बात खत्म कर लूंगा, फिर आप अपने घर जा सकेंगी। मैं नहीं चाहता कि आप ज्यादा खौफज़दा हों। जब वो बात कर रहा था तो मिस क्रेग सोच रही थी, ऐसी बेसरोपा कहानी पर कौन यकीन करेगा, मगर इतना तो अच्छा हुआ कि उसकी वजह से वक्त और सफ़र अच्छी तरह कट गया और खौफ भी महसूस नहीं हुआ। उस वक्त पादरी ने अपनी कहानी दोबारा शुरू कर दी। वो कहने लगा, अब उस चाकू बरदार शख्स ने अपनी टोपी को सिरकाया तो मुझे उसका चेहरा नजर आ गया। उसके दांत भींचे हुए थे और उसकी आंखों की चमक में कुछ ऐसा था जिसने मुझे फौरन ही उसका मकसद बता दिया। उस वक्त रात के 11 बजे थे। क्या आपको मालूम है कि 1 सेकंड कितना तवील होता है? 1 सेकंड के 1/3 हिस्से तक मैं उसके सामने खड़ा रहा। वो आगे बढ़ा, चाकू का फल लहराया, यूं लगा जैसे बिजली सी कूंदी हो, और फिर मुझे कुछ महसूस होने से पहले ही वो सनसनाता हुआ चाकू ऐन मेरे दिल में पेवस्त हो गया। मैं बगैर चीखे अपनी जगह पर गिर पड़ा। मेरे हलक से आवाज भी नहीं निकल रही थी। चाकू का वार बहुत कारी था। मुझे अपनी रूह अपने जिस्म से निकलती महसूस हुई। उस लुटेरे ने मेरी तलाशी ली, जो कुछ मिला लेकर भाग निकला। मैं उसे कुछ कह भी नहीं सका। मैं जमीन पर गिरा पड़ा था। उस वक्त भी इसी सामने वाले घर की रोशनियां मुझे नजर आ रही थीं, जहां तुम रहती हो। मैं किसी को अपनी मदद के लिए पुकार भी ना सका। कुछ देर तक मैं यूं ही जमीन पर पड़ा उन रोशनियों को देखता रहा। फिर उनकी तादाद में इजाफा होता गया, यहाँ तक कि पूरा आसमान टिमटिमाते चिरागों से जगमगा उठा। मैं इससे ज्यादा तकलीफ दे मौत नहीं मर सकता था। उसके इस जुमले पर मिस क्रेग ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर वो भौंचका रह गई। जहां कुछ लम्हे पहले पादरी खड़ा था, अब वो जगह खाली थी। वहां कोई ना था। मिस क्रेग वहां तन्हा थी। वो समझ गई कि ये उसी पादरी का भूत था। वो चीखती चिल्लाती हुई घर की तरफ भागी, दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई और भागती हुई हॉल तक पहुंच गई। उसकी चीखें सुनकर मिसिस बेनक्राफ्ट समेत सब लोग वहां जमा हो गए। वो हॉल में दाखिल हुई और बेदम होकर फर्श पर गिर पड़ी। ऐन उसी वक्त घड़ियाल ने घंटा बजाया। रात के 11 बज चुके थे।